जब राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा ये नाम आता है तो बहुत सारे लोगों के मन में कोलाहल अवश्य होता है कि आखिर क्षत्रिय सभा क्या है। आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारी इस वैदिक सनातन संस्कृति में 4 वर्ण हमारे ऋषियों ने निश्चित किए हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबके कार्य विभाग बांटे गए थे और सबके लिए गुण कर्म विभाग सहा। गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सहा। कहीं जन्म की बात थी ही नहीं, गुण था, कर्म था, स्वभाव था और उसी के अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मण था, उसी के अनुसार क्षत्रिय क्षत्रिय था, उसी के अनुसार वैश्य वैश्य था और उसी के अनुसार शूद्र शूद्र कहलाता था। ये किसी पर थोपा नहीं जाता था। वर्ण शब्द का अर्थ है वृणोति, जिसका वर्ण किया जाता है, जिसको अपनाया जाता है, जिसको अंगीकार किया जाता है। और जब कोई अपनी विद्या से, अपने तप से, अपनी साधना से ब्राह्मणत्व को अंगीकार करता था तो वो ब्राह्मण कहलाता था। जब वो अपने बाहुबल से क्षत्रियत्व को अंगीकार करता था तो वो क्षत्रिय कहलाता था। जब वो अपनी बुद्धि से व्यापार की ओर उन्मुख होता था, कृषि आदि कार्यों में निरत रहता था तो वैश्य कहलाता था। और जब व्यक्ति इन तीनों कार्यों में अपने को सक्षम नहीं पाता बल्कि इन तीनों के सहयोग के लिए अपने को प्रस्तुत करता था, इन तीनों के साथ जुड़ जाता था तो उसी को हम शूद्र कहते थे। और ब्राह्मण कौन होता था? बोलो जी, ब्राह्मण कौन होता था? आर्य। क्षत्रिय कौन होता था? आर्य। वैश्य कौन होता था? आर्य। शूद्र कौन होता था? आर्य। ये ध्यान रहे, ये चारों वर्ण आर्य थे और आर्य थे इसलिए वर्ण में विभक्त थे। लेकिन आज क्या हमारे देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं? हाँ, संगठन के नाम पर तो अलग अलग बने हुए हैं, ब्राह्मण महासंघ। कोई पूछे इसका अध्यक्ष क्या करता है, बोले शाम को पी लेता तो सुबह तक खड़ा नहीं होता। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा ना हो ऐसा भी आश्चर्य नहीं। ऐसे ही आप किसी क्षत्रिय सभा को उठा लीजिए, किसी राजपूत सभा को उठा लीजिए, ऐसे ही आप किसी वैश्य महासभा को उठा लीजिए जो अग्रसेन के नाम पर आजकल मतलब एक अग्रसेन ही भगवान हुआ ऐसा साधने के लिए चल पड़े हैं, उनको पूछ लीजिए। यानी गुण कर्म और स्वभाव है या नहीं है, अगर आप ये जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूर दूर तक कोई गुण नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई स्वभाव नहीं, लेकिन ठेकेदारी पक्की है। यह है जातिवाद। और जातिवाद और वर्णवाद में इतना ही अंतर है जितना भूमि और आकाश में है, जितना गधे और घोड़े में है, जितना विद्या में और अज्ञान में है, इतना ही अंतर है। जातिवाद एक अज्ञान है, एक अंधविश्वास है, एक पूरे संपूर्ण सभ्यता की गहरी खाई है। और वर्णवाद उत्कर्ष की सीढ़ी है, उन्नति का मार्ग है। जो इस पर चलेगा वो सदैव उन्नति को प्राप्त होगा। वो आर्य और आर्यावर्त के लक्ष्य को समझ सकेगा, उसको जान सकेगा और पीढ़ियों में उसे प्राप्त कर सकेगा। और जो इस वर्ण को नहीं समझ सकेगा वो इस मार्ग पर आगे कभी नहीं बढ़ सकता है और ना उसको बढ़ने के लिए कभी कभी कोई रास्ता, कोई मार्ग दिखाई देगा। इसलिए आर्य महासंघ के अंतर्गत जितनी भी आज सभाएं हम चला रहे हैं, आप सब जिन जिन सभाओं में उसके पदाधिकारी हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं, वे साफ साफ समझ लें
कि आर्य क्षत्रिय सभा की स्थापना एक उद्देश्य के लिए की गई थी कि हम इस समाज में क्षत्रिय गुण कर्म स्वभाव वाले जो लोग हैं और आर्य हैं उनको संगठित कर सके, उनका मार्गदर्शन कर सके, उनको मार्ग प्रशस्त करके और इस राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा का उत्तरदायित्व सौंप सके, उनको दे सके। और इसके लिए आप सबका उत्तरदायित्व है कि जो भी क्षत्रियोचित भावना के आर्य हैं उन सबको आप राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा के साथ निरंतर संयुक्त करते रहें, मिलाते रहें, संगठित करते रहें और अनुशासित जीवन जीने के साथ साथ आगे बढ़ाते रहें। तभी राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा का यह जो विजयादशमी पर्व है, जो आज इसका एक वार्षिक उत्सव बन चुका है, प्रति वर्ष राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा इसको मनाती है, कभी विशाल रूप में और कभी सूक्ष्म रूप में। कभी हजारों की भीड़ होती है और कभी सैकड़ों का मुख्य कार्यकर्ता वर्ग होता है जो उसकी भावना को, उसकी आत्मा को समझने के लिए उद्यत रहता है। और आप सब लोग जब इसको ठीक ठीक समझेंगे तभी आप लोग उनको समझा पाएंगे। अन्यथा जितना बड़ा कार्यक्रम हम यहाँ कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम तो 20-20 जनपदों में राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के लगभग हर दूसरे तीसरे जनपद में कार्यक्रम हुए हैं। लेकिन आज जो मुख्य वर्ग है वो सब यहाँ उपस्थित है और एक ही और सूक्ष्म कार्यक्रम किया गया है, ये समझाने के लिए, जनाने के लिए कि राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा की आत्मा को हम समझें कि उसमें आत्म तत्व क्या है, किस उद्देश्य के लिए है, किस कार्य के लिए है। तभी हम उसका प्रचार प्रसार कर पाएंगे और तभी लोगों को जना पाएंगे। नहीं तो लोग तो क्या क्या कहेंगे, क्या क्या प्रचार करेंगे और कैसा कैसा उसका स्वरूप प्रदर्शित करेंगे, आप समझ नहीं सकते और उनका प्रचार आपके प्रचार से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मध्य मध्य में सब लोग जब एकत्र होकर के उसकी आत्मा को समझते हैं, उसकी कार्य पद्धति को समझते हैं, तभी वो उससे जुड़ पाते हैं, तभी आगे चल पाते हैं और तभी उसको आगे बढ़ा पाते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा प्रशिक्षणों के माध्यम से क्षत्रियों के निर्माण में संलग्न है और उसमें शारीरिक प्रशिक्षण, बौद्धिक प्रशिक्षण, जो युवा पीढ़ी आज अपने घर परिवार को ही घर परिवार नहीं समझ पाती है, जो युवतियां नहीं समझ पाती है और लगातार निरंतर परिवारों का ह्रास होता जा रहा है, अनुशासन नष्ट होता जा रहा है। माता पिता जिन्होंने पाला पोसा, आगे बढ़ाया, शिक्षा दी, योग्य बनाया, थोड़े से वासना के वशीभूत होकर के वो माता पिता नहीं रह जाते, वो भाई बहन नहीं रह जाते हैं, वह परिवार नहीं रह जाता है। युवक हो या युवती हो, उसके सामने बस एक ही धुन रहती है कि कैसे मैं इस प्राप्तव्य को प्राप्त करूं जो मेरे सामने प्रेमी या प्रेमिका के रूप में उपस्थित हो गया है। और तब परिवार ठगा सा महसूस करता है, सैकड़ों हजारों माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं। ये परिस्थिति समाज की चारों तरफ है, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक मोहल्ले में। हाँ, अभी इतनी नहीं बिगड़ी है कि प्रत्येक घर में हो, लेकिन लक्षण दिखाई दे रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, एक घर हिलेगा, एक परिवार नष्ट होगा और ये परिस्थिति इतनी भीषण हो जाएगी कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को संभाल नहीं पाएंगे। तो कैसे संभलेगा? इसलिए राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा ने वह कार्य अपने हाथ में लिया है। काउंसलिंग के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, हर प्रकार से हम उन्हें पारिवारिक बनाएं, हम उन्हें सामाजिक बनाएं, हम उन्हें राष्ट्रीय उत्तरदायित्व से युक्त बनाएं। किसको? जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारा भविष्य हमारे सामने खड़ा है।
और इसके लिए हम आज उनको साधुवाद देते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय आर्य महासंघ के तत्वावधान में इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया और निरंतर इस कार्य के प्रति संलग्न है, अपना तन मन धन लगा करके संलग्न है। मत सोचिए कि ये लोग माइक पर आपको खड़े दिखाई देते हैं, आपको लगता है यही खड़े रहते हैं, लेकिन हाँ, ये वही लोग हैं जो अपना धन लगाते हैं, जो अपना समय लगाते हैं, जो अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए भी अपने सांगठनिक उत्तरदायित्व से विमुख नहीं होते हैं। ये वही लोग हैं और रात दिन पुरुषार्थ करते हैं और तब संगठन धीरे धीरे शनै शनै आगे बढ़ता है। इसलिए ये पुनः पुनः साधुवाद के पात्र है। आप सब लोग आज विजयादशमी के इस पर्व पर इस आर्य समाज में, जिस पर ना जाने कितने कार्यक्रम आर्य निर्माण से संबंधित हुए हैं, बहुत दिनों बाद एकत्र हुए हैं। और जब बहुत दिनों बाद इस आर्य समाज में एकत्र हुए हैं तो इस आर्य समाज को भी हम साधुवाद देते हैं कि यह इस प्रकार के कार्य करने में, करवाने में जिसके प्रधान आचार्य जितेंद्र जी, जो राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वे जी के प्रधान हैं और उनके ही मार्गदर्शन में सब प्रकार से यह समाज तत्पर रहता है। अन्यथा ऐसे ऐसे आर्य समाज भवन हैं जिनके ताले खुलते नहीं और खुलते हैं तो मात्र 2 घंटे का कार्यक्रम करके फिर बंद हो जाते हैं। उनके सदस्य अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं और जीवन में कुछ करने के सामर्थ्य सब समाप्त हो चुकी है। बस यज्ञ करते हैं, भजन सुनते हैं और घर चले जाते हैं और उसके बाद आर्य समाज हो जाती है बंद। और ना जाने ऐसी कितनी आर्य समाज है देश में। लेकिन याद रहे युवाओं, आर्य समाज हमारी प्रथम इकाई है। कैसी इकाई है? प्रथम इकाई है, प्राथमिक इकाई है। अर्थात आर्य समाज गांव में होता है, आर्य समाज कॉलोनी में होता है, आर्य समाज शहर में होता है और ये आर्य के बाद सबसे पहली इकाई है। सबसे पहला इकाई है व्यक्ति अर्थात आर्य और दूसरी इकाई है आर्य समाज। लेकिन समाज के रूप में ये प्राथमिक इकाई है। लेकिन लोगों ने इसको क्या मान लिया? बोलो जी। लोगों ने इसको मान लिया अंतिम और इसलिए इसी में कृतकृत्यता मानते हैं, इसी में अपने को धन्य मानते हैं कि हम आर्य समाज से जुड़ गए, आर्य समाज के सदस्य बन गए और अगर थोड़ा ऊपर चले गए, मंत्री प्रधान कोषाध्यक्ष बन गए तो सोचते हैं कि ना जाने हम तो भारत सरकार के मंत्री प्रधान कोषाध्यक्ष बन गए। इसी में कृतकृत्यता, इसी में जीवन धन्य और एक बार पद पर बैठ जाए तब तक छोड़ते नहीं जब तक शरीर से प्राण न छूट जाए। आजीवन। वो हम बार बार आपसे कहते हैं ना, जब एक अग्निहोत्री अग्निहोत्र लेता है, यहाँ एक विद्वान संस्कृतानंद जी बैठे हुए हैं, जानते हैं, तो वो कहता है कि कब तक अग्निहोत्र करूंगा? कहते हैं या तो शरीर में सामर्थ्य रहने तक करूंगा, संन्यास ले लूंगा तो बात अलग है, और अन्यथा मरण पर्यंत करूंगा। जरा मरियम अयम अग्निहोत्रम, यह जो अग्निहोत्र है यह जरा मर्य व्रत है। जरा मने बुढ़ापा और मर्य मने मृत्यु। तो ये लोग भी जरा मर्य अग्निहोत्री हैं, एक बार बैठ जाते हैं फिर छोड़ते अग्निहोत्र को नहीं है। अग्निहोत्र में उपस्थित हो या ना हो, लेकिन पद की मीटिंग जिस दिन हो उस दिन परिवार सहित उपस्थित हो जाते हैं, उसी दिन संख्या दिखाई देती है। हम सबको ये ठीक प्रकार से समझ लेना है कि आर्य समाज हमारी प्राथमिक इकाई है, अर्थात उससे आगे बढ़ना है। देश 130 अरब से ऊपर जा चुका है, लगभग 140 अरब के पास पहुंचने वाला है, और 140 अरब की जनसंख्या आर्य समाज के बारे में नाम मात्र जानती है। अभी भी करोड़ों लोग हैं जिनको आर्य समाज का परिचय नहीं है। आर्य गुण, आर्य कर्म, आर्य स्वभाव के तो बात छोड़ दी, परिचय तक नहीं है। लोग अभाव में हैं, लोग कठिनाइयों में हैं,
और विधर्मी ऐसे ही लोगों को क्या बना ले जाते हैं, ईसाई बना ले जाते हैं। ऐसे ही लोगों को क्या बना ले जाते हैं, मुसलमान बना ले जाते हैं। क्योंकि आर्य गुण, आर्य कर्म, आर्य स्वभाव, आर्य सिद्धांत का परिचय नहीं होगा। और जो तथाकथित हिंदू है, इसका तो बेचारे का क्या कहें। ये तो गंगा आए तो गंगा के साथ बह लिया, और यमुना आए तो यमुना के साथ बह लिया, बाबा बागेश्वर धाम आए तो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हो लिया, और कोई सू फू कराने लगे तो रामदेव के साथ हो लिया। मतलब कोई सिद्धांत, कोई विचार, कोई मर्यादा, कोई सीमा, कहां तक जाना है, किसके साथ जाना है, क्या करना है, ये विचार ही नहीं है।